हाँ तो बच्चों, मैं आपको बता दें, इस लॉकडाउन में हम ऑफलाइन क्लास आपका नहीं ले सकते, इसलिए ऑनलाइन क्लास ही के माध्यम से आपको पढ़ाया जा सकता है। थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं अवसर भी प्रदान करता है। हम घर रह करके पढ़ने के तरीक़ों और आदत दोनों को यहाँ से सीख सकते हैं। इसलिए हमें इस लॉकडाउन में ऑफलाइन क्लास ना लेकर के ऑनलाइन में लेना होगा। अब कंटिन्यू क्लास आपको पर डे हम लेंगे। एक क्लास आपका 12th क्लास पे होगा और एक क्लास आपका 11th क्लास पे होगा। आइए हम शुरू करते हैं 12th के आव्यूह से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि आव्यूह है क्या। आव्यूह, अगर आपसे एक प्रश्न किया जाए कि पैंतीक रोड के सभी किराने के दुकान का सर्वे करना है, तो जाहिर सी बात है जितने दुकानदार हैं उनको आप देखेंगे और उन दुकानों पर क्या वस्तुएं बिक रही हैं उनको देखोगे और किस रेट पर बिक रही हैं। तो यहां पर दुकानदार होंगे और यहां पर वस्तु। जैसे आपसे कह दिया जाए दिनेश एक दुकानदार हैं, एक रमेश हैं, एक सुरेश हैं और वस्तु यहां है दाल, अरहर की दाल। दिनेश के यहाँ जो है 90 रुपये पर केजी, रमेश के यहाँ 92 और सुरेश के यहाँ 88 रुपये। दूसरा जो वस्तु है वो चीनी है। चीनी दिनेश के यहाँ 45 रुपया, यहाँ 44 रुपया और यहाँ 40 रुपया। उसके बाद चाय पत्ती, जो चाय पत्ती का रेट है वो 90 रुपया, 95 रुपया और 96 रुपया, ऐसे है। अब इन आंकड़ों से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन दुकानदार महंगा है और कौन सस्ता है। हम उस पर बाद में आएंगे। अभी समझेंगे कि आव्यूह है क्या। इन आंकड़ों को सर्वे करने से ये जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, इन्हीं की व्यवस्था ही आव्यूह कहलाती है। यही आंकड़ा जो है जो व्यवस्थित किया गया है सर्वे के दौरान, इसी को हम आव्यूह कहते हैं। तो ये व्यवहारिक रूप में होगा। इसका हम परिभाषा कैसे बनाएंगे। अभी हम देखें तो आंकड़ों की संख्या कितनी है, 9 है। कैसे 9 में प्राप्त हुआ, 3 दुकानदार हैं और 3 वस्तु हैं, तो हमें कितने आंकड़े मिलते हैं, 9 मिलते हैं। हम इसकी परिभाषा की तरफ जाना चाहेंगे कि इसकी परिभाषा को कैसे हम बना सकते हैं, कैसे इसको हम निकाल सकते हैं। अगर वस्तु की संख्या बढ़ा दी जाए, एक और वस्तु का हम सर्वे ले लेते हैं। कोई वस्तु ले लें, चलिए तेल का ले लेते हैं। सरसों का तेल पर केजी यहाँ 110 है, यहाँ 100 रुपया है, यहाँ 120 है। अब आंकड़ों की संख्या कितनी हो गई, वस्तुओं की संख्या जो है वो 4 है और दुकानदारों की संख्या कितना है, 3 है। और अब आंकड़े कितने हो गए, ये कुल 12 आंकड़े हो गए। अगर हम कोई भी वस्तु या कोई भी दुकानदार लेते हैं तो सर्वे के नियमानुसार हमें, अगर कोई हम वस्तु लेते हैं तो उस वस्तु का जितने दुकानदार हैं उन सब का मूल्य हमें रखना होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आव्यूह बनता कैसे है। इसे व्यापक रूप में कह सकते हैं, अगर हमारे पास 5 वस्तु होते, 3 दुकानदार होते तो आंकड़ों की संख्या 15 हो जाती। अगर 6 वस्तु होते और 4 दुकानदार होते तो आंकड़ों की संख्या 24 हो जाती। इन्हीं आंकड़ों को व्यवस्थित करने से प्राप्त रूप जो आयताकार सारणी रूप में प्राप्त होता है, यही आव्यूह होता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी,
कि यम गुणे यन, इसकी परिभाषा इस तरह से हम कैसे दे सकते हैं, यम गुणे यन वस्तुओं को सुव्यवस्थित करने पर प्राप्त आयताकार सारणी रूप ही आव्यूह कहलाता है। आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर लें। इस तरह से हमें क्या देखने को मिला कि जो हमें आव्यूह देखने को मिलता है वो क्या है, 3 दुकानदार 3 वस्तु, तो कितने आंकड़े हैं 9, इन 9 को यहाँ व्यवस्थित किया गया है सर्वे के दौरान। वस्तुओं की संख्या 4 हो, दुकानदारों की 3, तो कितने वस्तु 12। अब यहाँ 12 वस्तुओं को सुव्यवस्थित किया गया। इसी प्रकार से अगर यम वस्तु हो यम दुकानदार हो तो हमें कितने वस्तु प्राप्त होंगे, यम गुणे यम वस्तु और यन दुकानदार हो तो जो आंकड़ों की संख्या हमें निकल कर आएगी वो m गुणे n होगी, और इन्हीं को जो हम व्यवस्थित करेंगे वही क्या होगा, आव्यूह होगा। तो इस तरह से इसकी परिभाषा आप नोट कर लीजिए, यम गुणे n वस्तुओं को सुव्यवस्थित करने पर प्राप्त आयताकार सारणी ही आव्यूह कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 3 हाँ तो बच्चों हमने आव्यूह को पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे आव्यूह का निरूपण। जो हमें आंकड़े वस्तुओं से प्राप्त होते हैं यम गुणे यन वस्तुओं से, जैसे 2 3 1 0 5 7 5 1, इन्हीं आंकड़ों को हम इस तरह से, या इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं 2 3 1 0 5 0 3 5 1, इस तरह से इन दोनों विधियों में से किसी के द्वारा भी हम आव्यूह को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब जो ये व्यवस्था है, इस तरह से जो अवयव रखे गए हैं, ये अवयव पंक्ति कहलाते हैं, जिसे हम रो R1, ये अगर पहली पंक्ति है तो R1, दूसरी पंक्ति है तो R2, और तीसरी पंक्ति है तो हम R3 से दर्शाते हैं। और इस व्यवस्था में जो अवयव आते हैं, जो संख्या, जो वस्तु आते हैं, जो आंकड़े निकल के आते हैं, इसे हम स्तंभ कहते हैं, कॉलम, और जिसे हम दर्शाते हैं C1 C2 C3। यहाँ इस बात का यह जरूरी होना आवश्यक नहीं है कि जितने वस्तु हों, जितने पंक्ति हों, उतने स्तंभ भी हों। पंक्तियों और स्तंभों की संख्या असमान हो सकती है। यहाँ उदाहरण में हमने जो लिया है, यहाँ दोनों समान हैं, लेकिन असमान भी हो सकती है और समान भी हो सकती हैं। ऐसे में जैसे 2 3 5, अगर यहाँ देखेंगे तो एक पंक्ति ये R1 है और यहाँ स्तंभ 3 है, C1 C2 C3। इसका मतलब ये नहीं कि आव्यूह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो आव्यूह की परिभाषा है वो सिर्फ यही है कि यन गुणे यन वस्तुओं को व्यवस्थित करने पर प्राप्त आयताकार जो रूप में प्राप्त होता है उसी को हम आव्यूह कहते हैं। तो 3 वस्तु हैं जो आयताकार रूप में व्यवस्थित किए गए हैं, तो क्यों नहीं ये सारणी आव्यूह होगा। अब हम आते हैं आव्यूह की कोटि पर। अब आपको हम बताएंगे आव्यूह की कोटि क्या होती है। अगर कोई आव्यूह इस तरह से है 2 3 5 0 1 5, तो निश्चित रूप से हम यहाँ ये ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें कितने पंक्ति और कितने स्तंभ हैं। तो देखेंगे 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो पंक्ति को पहले और स्तंभ को बाद में। कितने पंक्ति हैं? 2, स्तंभ कितने हैं? 3। तो यही इसका जो है कोटि है, 2 × 3, यानी पंक्तियों की संख्या पहले और स्तंभों की संख्या बाद में, यही इसका कोटि कहलाता है। तो हम व्यापक रूप में कह सकते हैं, अगर किसी आव्यूह में यम पंक्तियां हैं, कितने पंक्ति हैं? यम, और स्तंभ कितने हैं? यन, तो इसमें जो है इसकी जो कोटि होगी वो m × n होगी।
यानी यदि आप इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या m तथा स्तंभों की संख्या n हो, तब उसकी कोटि m क्रॉस n होती है। विस्तार रूप में आव्यूह का विस्तार रूप, अगर कोई आव्यूह को कैपिटल अक्षर से दर्शाया जाता है और इसमें जो आंकड़े उपस्थित होते हैं उसे अवयव कहते हैं। अगर कोई आव्यूह m क्रॉस n कोटि का है या क्रम का है, तो जाहिर सी बात उसमें कितने होंगे, m पंक्ति होंगे और n स्तंभ होंगे। अगर उसको हम विस्तार रूप में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? जो पहला अवयव होता है वो पहले पंक्ति और पहले स्तंभ में होता है, इसलिए इसे कहा जाता है a11, और इसके बाद वाला जो अवयव होता है वो पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ में होता है, इसलिए इसे कहते हैं a12, और इसके बाद वाला जो होगा वो पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ में, इसलिए कहते हैं इसे a13, और इसके बाद वाला होगा पहले पंक्ति और चौथा स्तंभ, ये होगा a14। तो डाट करके अगर आपसे ये कहा जाए कि हमें जो आगे इसका विस्तार रूप देना है उसका क्रम m क्रॉस n, तो जाहिर सी बात है m पंक्ति और n स्तंभ होंगे, तो लास्ट वाला इसका कौन सा अवयव होगा? पंक्ति तो पहली ही है, लेकिन स्तंभ कौन होगा? nवां, इसलिए लास्ट वाला जो अवयव होगा उसका नाम दिया जाएगा a1, क्योंकि पंक्ति नहीं बदल रही है, a1n। ये तो पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव हो गए जिसके विस्तार रूप है, और दूसरा जो यहां से शुरू होगा दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो a12, a22, a23, a24 और a2n, a31, a32, a33, a34, यहां हो जाएगा a3n। ऐसे करके यहां पर क्या होगा? पहला स्तंभ, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, तो लास्ट वाला कौन सा पंक्ति हो जाएगा? mवां पंक्ति। स्तंभ कौन सा है? पहला। mवां पंक्ति, स्तंभ कौन सा है? दूसरा। mवां पंक्ति, स्तंभ कौन सा है? ये तीसरा। ऐसे करके जो लास्ट वाला अवयव इसका होगा उसका जो नाम दिया जाएगा वो क्या होगा? a n। तो किसी भी आव्यूह का जो m क्रॉस n एक क्रम या कोटि का है वही इसका एक विस्तार रूप है, तो इसका संक्षेप रूप क्या होगा? इसका क्रम है m क्रॉस n, और इसका जो है संक्षेप रूप होगा aij। aij मतलब क्या? i इसके पंक्तियों को दर्शा रहा है, j इसके स्तंभों को, तो i कितना है? m, और स्तंभ कितने हैं? n। तो ये इसका विस्तार रूप है, और इसे आवश्यकता अनुसार संक्षेप रूप में भी ऐसे ही दे सकते हैं हम, तो इसे आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो संक्षेप रूप और प्रसारित रूप के हम एक एग्जांपल आपको समझा देते हैं, कैसे आपको अगर मान लीजिए कहीं लिखना है प्रसारित रूप कैसे लिखेंगे। आपसे कहा जाएगा a इक्वल टू स्मॉल aij 2 क्रॉस 3 का प्रसारित रूप या विस्तारित रूप लिखिए। तो ये अभी ये संक्षेप रूप में है, इसके अवयवों को सिर्फ लिख देना है। तो यहाँ यह स्पष्ट है कि इसमें पंक्तियां 2 हैं और स्तंभ 3। तो यहाँ पंक्तियां 2 हैं, इसका मतलब क्या? a1 1, a1 2 और a1 3। इसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर स्तंभों की संख्या कितनी है? 3। तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ तक हो गया वो।
उसके बाद A21 यानी कि दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, A22 A23। तो आप देख रहे हैं कि ये दो में आपको प्राप्त हुआ, इसमें 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। इस तरह से अगर आपसे कहा जाए 3x1, इसका जो है प्रसार रूप लिखिए, तो कैसे आप लिखेंगे? इसका प्रसार रूप जो होगा 3 पंक्ति होंगे इसमें और स्तंभ 1 होगा। तो 3 पंक्ति में क्या होगा? पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव होता है। अब यहाँ हम नहीं रख सकते, अगर यहाँ रखेंगे तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ पर स्तंभों की संख्या कितनी है? 1। इसलिए हमें यहाँ नीचे आना पड़ेगा, पहली दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। यहाँ भी ले सकते हैं, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ कर देंगे तो स्तंभों की संख्या अधिकतम 1 ही ले सकते हैं। इसलिए इसका मतलब यहाँ नीचे हम तीसरे पंक्ति में आएंगे, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो आप देखेंगे 1 2 3 पंक्तियां और 1 स्तंभ, अर्थात इसका क्या क्रम होगा? 3x1। तो इसका संक्षेप रूप है और इसका विस्तार है।